अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान इनामुल हक। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर की आवाम को राहत की खबर मिली है, लॉकडाउन में हुकूमत ने रिलैक्सेशन करने का फ़ैसला किया है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब कोविड का तांडव बदस्तूर जारी है। शुमाली ज़िला बांडीपुरा की अभी बात करें तो शुमाली ज़िला बांडीपुरा में आज सुबह से 3 अमवात हो चुके हैं। मैं अभी सदर अस्पताल बांडीपुरा में मौजूद हूं, जो कि कोविड लेवल 3 फैसिलिटी के एतबार से अभी यहाँ पर कामकाज चल रहा है। यहाँ पर आज सुबह से करीबन तीन अमवात हो चुके हैं, जिनमें एक खातून की भी मौत हुई है जिसकी उम्र करीबन 85 साल बताई जा रही थी, और एक और बुजुर्ग शहरी जिनकी उम्र 80 साल बताई जा रही थी, और अभी अभी एक 65 साला जवान शख्स की जो है मौत वाक़या हुई है। बहरहाल ये एक तशवीशकुन खबर है कि एक ही दिन में 3 अमवात होना यकीनन एक तशवीशकुन बात है ये। तो इस सिलसिले में आज हमने मुनासिब जाना कि क्यों ना सदर अस्पताल में आकर, कोविड लेवल 3 में आकर, हम इस सदर अस्पताल के जो अभी नोडल इंचार्ज हैं डॉक्टर परवेज़ सज्जाद शाह साहब, जो कि सीनियर फिजिशियन कंसल्टेंट के साथ साथ अभी कोविड के नोडल इंचार्ज भी है अभी यहाँ पर, आज हमने मुनासिब जाना कि इनसे बातचीत करें और बातचीत के दौरान कई एक सवालों के हम इनसे जवाबात तलब करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर अगर एक ही दिन में 3 डेथ्स होती है, 3 अमवात यहाँ पर होती है, वजह क्या है। डॉक्टर सज्जाद हुसैन शाह साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम कश्मीर क्राउन में। आप चूँकि बहैसियत सीनियर फिजिशियन कंसल्टेंट यहाँ पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ कोविड की पूरी जिम्मेदारी आपको यहाँ पर दी गई है। एक दिन में 3 अमवात हम देखें, गुज़िश्ता 10 दिनों में करीबन 9 अमवात यहाँ पर हो चुकी हैं। कहाँ पर आप किस तरह से इन चीज़ों को देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इससे पहले मैं इन अमवात पे आऊँ तो मैं पहले अपनी फैसिलिटी का आपको थोड़ा सा जायज़ा दिलाऊंगा कि कोविड फैसिलिटी 3 यानी लेवल 3 चालू करना ये कोई मामूली बात नहीं है, और डीसी साहब ने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारे कायदीन हैं, सीएमओ साहब, मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब, उनकी वसादत से यहाँ पे लेवल 3 चालू हो गया, और डीसी साहब की ही एफ़र्ट्स ये हैं कि यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी चालू हो गई। मैं ऐसे आपसे ये बात करूँगा कि अगर इस वक्त जो आपकी कोविड सिविरिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा आज फैल चुका है, तो अगर इस वक्त हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं होती तो शायद इससे कहीं ज़्यादा यहाँ अमवात भी होती और लोग सफ़र भी करते। तो इस फैसिलिटी के बारे में जो नई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिल्डिंग को कोविड लेवल 3 का दर्जा दिया गया, और इसके लिए तमाम लोगों ने, खुसूसन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ ऑफिशियल्स जो हैं और हेल्थ एम्प्लॉइज़ जो हैं, बाकी साथ में बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं, पीएचई है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, सबों ने रात दिन मेहनत करके इस फैसिलिटी को यहाँ चालू किया। तो कुछ ही दिनों में ये फैसिलिटी यहाँ चालू हो गई, और 5 मई से हमने यहाँ एडमिशन भी शुरू किए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तकरीबन अगर 115 या 20 अप्रॉक्सीमेटली मरीज़ यहाँ पे कोविड के साथ एडमिट हुए। सिविरिटी भी जिनको थी, जिनको रेफ़र यहाँ किया या वॉक इन पेशेंट्स थे तो यहाँ एडमिट किया गया, तो उनका इलाज यहाँ हुआ। तो इलाज के साथ साथ मैं जो फैसिलिटीज़ कोविड की बात कर रहा हूँ, कोविड लेवल 3 की बात कर रहा हूँ, अगर कोविड की फैसिलिटीज़ के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ है वो लेवल 3 के बराबर है, लेवल 3 के काबिल है। हमारे पास सिर्फ एक चीज़ जो कमी है वो है थोड़ा स्टाफ कम था, लेकिन डीसी साहब ने पूलिंग करके, सेंट्रल पूलिंग करके यहाँ स्टाफ का भी काफ़ी ऑगमेंटेशन किया, तो जिसकी वजह से अब हम राहत का सांस ले सकते हैं। लेकिन जो आप अमवात की बात कर, मैं इन 120 पेशेंट्स के बारे में आपको ये कहूँगा कि तकरीबन इनमें से 60 पेशेंट्स ऐसे थे जो सीवियर नमूनिया के साथ एडमिट हुए थे, और सक्सेसफुली हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया, ट्रीटमेंट करके उनको डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, तो उनमें से तकरीबन 12 या 13 लोगों की मौत भी हुई है, तो और बाकी कुछ लोग अभी एडमिटेड हैं, उनमें से 2-3 पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो सीरियस हैं। तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हमने यहाँ से 4 या 5 पेशेंट्स जो मैंने ही रेफ़र किए श्रीनगर, तो उनमें से 3 पेशेंट्स की डेथ हो गई। उनमें से एक यंग पेशेंट था, क्योंकि हम फीडबैक रखते हैं, एक यंग पेशेंट था जो 28 से 30 साल का था, वही सक्सेसफुली डिस्चार्ज हो गया वहाँ से जेवीसी से, और बाकी जो लोग थे उनकी 3 लोगों की डेथ हो गई, जिनमें बांडीपोरा के थे और एक सुंबल का भी शामिल था। तो जहाँ से आपने एक सवाल पूछा कि अमवात के बारे में,
मैं मेडिकल लेवल के हिसाब से ये बोलूँगा आपको कि जब भी किसी हॉस्पिटल की लेवल बढ़ती है तो वहाँ पे सिक पेशेंट्स ज़्यादा एडमिट होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम इन जनरल कोविड की मोर्टेलिटी देखें, एक 1.5 या नेशनल लेवल पे 2 तक भी जा सकते हैं, लेकिन वो उसमें से 80% जो है या 85% एसिम्टोमेटिक भी हैं, यानी डेथ्स एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स में नहीं होती हैं, माइल्ड डिजीज़ में नहीं होती हैं, जो सीवियर डिजीज़ में होती हैं। तो आप इसको उस हिसाब से ना देखें। एक है कोविड 100%, फिर उसमें से 80 या 85% एसिम्टोमेटिक, और उसमें से जो सीवियर डिजीज़ हैं उनकी मोर्टेलिटी अलग है। और इन जनरल कोविड की मोर्टेलिटी अगर 1.5 है तो मैंने कहा कि जितनी सीवियरिटी होगी तो उतना ज़्यादा डेथ होने का चांस होता है। मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि इसमें बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, और सबसे पहली वजह जो है कि अगर आपका मरीज़ किस कंडीशन में एडमिट होता है। अगर मरीज़ कॉम्प्लिकेशंस कोविड रिलेटेड या नॉन कोविड डिजीज़ के साथ कोविड भी हुआ उसको और फिर कॉम्प्लिकेशंस उसकी हो गई, तो तब एडमिट होता है और डिले करता है। अगर वो घर पे रहता है या देसी इलाज करता है या घर में इलाज करता है, जब तक उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो उसके बाद वो एडमिट होता है। जब ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो उसकी डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात जो है, एज बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो ही किसी बंदे की एज बढ़ जाती है मोर देन 65 या 60 ईयर्स, उसकी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के चांसेस डिजीज़ रिलेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे अमवात की बात करें तो हमारे अमवात में से हार्डली 1 या 2 पेशेंट्स हैं जो 55 से 60 तक हैं, और बाकी जो भी पेशेंट्स हैं हमारे एल्डरली थे और कोमार्बिड थे। कोमार्बिड होने का मतलब है कि बंदा एडमिट होता है कोविड के साथ, लेकिन उसकी अपनी जो डिजीज़ होती हैं ऑलरेडी 10 साल से, 15 साल से, 2 साल से, 3 साल से, वो इसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को काफ़ी हद तक मुतासिर करती है। जैसे कि किसी का हाइपरटेंशन होना, डायबिटीज़ होना, या किसी की मेलिग्नेंसी है, कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ले रहा है, कोई किसी का ल्यूकीमिया है, या किसी को कोई कीमोथेरेपी चल रही है, तो अगर वो उनको कोविड हो जाता है, उनको सीवियर कोविड हो जाता है और उनके डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इफ़ समबडी इज़ एडमिटेड विद मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ प्लस कोविड, तो उसके डेथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं आपसे ये यहाँ पे आपको की जानकारी के लिए ये बताऊँगा कि हमारी डेथ्स जो भी आज तक हुई हैं वो डेथ्स सिर्फ कोमार्बिड में हुई है, और हमारा ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको कोमार्बिडिटी नहीं थी और उसकी डेथ हो गई है आज तक जो केसेस हैं। तो दूसरी बात, अहम बात जो है, मैंने पहले ही बताया कि जब भी किसी हॉस्पिटल की लेवल बढ़ती है आप तो उसके जो सीरियस पेशेंट्स वहाँ एडमिट होते हैं जिनकी डेथ होना फिर चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। जैसे आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मयस्सर होती है, हर कोई चीज़, चाहे ड्रग्स के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, इक्विपमेंट के हिसाब से, मैन पावर के हिसाब से, बेस्ट हॉस्पिटल जो वर्ल्ड में होते हैं, जिनमें इन पेशेंट्स को आईसीयू में एडमिट किया जाता है। और किसी बड़े हॉस्पिटल में यहाँ डॉक्यूमेंटेड ये है कि कहीं पे 50% भी मोर्टेलिटी है। गोया कि जितने ज़्यादा सीवियरली एडमिट होंगे, जितनी ज़्यादा लेवल आपकी थोड़ा हॉस्पिटल की ठीक रहेगी, तो उतनी ज़्यादा सीरियस बीमार आपके यहाँ रहेंगे। तो सीरियस पेशेंट्स जो भी मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ आते हैं, मतलब कई हॉस्पिटल्स में वर्ल्ड के तकरीबन आईसीयू में 50% मोर्टेलिटी, 10 पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनमें से 5 की डेथ होती है। तो उस हिसाब से नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर रिकवरी रेट क्या है, आपकी डेथ रेट क्या है, और नेशनल लेवल पे जो डेथ रेट है इस ग्रुप में, यानी कि मोर देन 70 ईयर्स और कोमॉर्बिडिटीज़ में, वो क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बांडीपोरा की जो मोर्टेलिटी रेट है वो नेशनल लेवल से भी कम है इस एज ग्रुप में। तो उस हिसाब से आपको राहत का सांस ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग हैं रात दिन काम कर रहे हैं। ज़रूर एक चीज़ है कि मतलब हमारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, नया शुरू हुआ, इसमें खामियां भी होंगी। और हमने एक अच्छी चीज़ जो यहाँ की है कि NGOs के साथ टैग करके कि सहूलियात के हिसाब से कोई दवाई जो है या ड्रग्स जो हैं इंजेक्टेबल फार्म में या टेबलेट फार्म में जो महंगी दवाइयाँ हैं या CT स्कैन्स है, इन्वेस्टिगेशंस हैं, तो उसके लिए हमने NGO के साथ टैग करके वो मुफ्त करवाते हैं हम पुअर पेशेंट्स का।
और हमारा हॉस्पिटल जो है, हमारा मेडिकल स्टूडेंट जो है, पर्सनली इसमें एफर्ट्स करता है, परचेजिंग करते हैं लोकल लेवल पे, ताकि इनको बाहर से ख़रीदना ना पड़े। और जो सबसे बड़ी बात जो यहाँ है वो है ऑक्सीजन प्लांट अवेलेबल है, हाई फ्लो ऑक्सीजन अवेलेबल है। बिकॉज़ ट्रीटमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो हाई फ्लो ऑक्सीजन है जो है वो पहले नंबर पे ट्रीटमेंट के हिसाब से आता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फैसिलिटी जो डीसीए साहब की वसादत से यहाँ बांडीपुर में शुरू किया गया, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड आई थिंक आई वांट टू कंग्रेचुलेट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दिस एफर्ट। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो हो गई बात। अब जरा बात हम चल के करते हैं क्योंकि मौसम भी ख़राब होने लगा है। थोड़ा टहल के अगर बात करें तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने हॉस्टल की फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग हमें बता दिया, क्योंकि हम भी जानते हैं कि इस हॉस्टल के पीछे लोगों ने कितनी हम कहें कि उम्मीदें लगाई थी। करीबन 12 साल का उन्होंने इंतज़ार किया और 12 साल के बाद जब ये फंक्शनल किया गया तो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ है लेवल 3 के एतबार से, यकीनन लोग उसकी उम्मीद कर रहे थे। और जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी दावा कर रही है कि इन फैसिलिटीज़ की वजह से हमारी रिकवरी रेट ज़्यादा है फर्टिलिटी रेट के एतबार से। लेकिन इसमें जानना चाहेंगे कि जो पेशेंट्स यहाँ पर सिम्टोमेटिक आते हैं, क्या वजह है कि पेशेंट्स की डेथ होती है? क्या कहीं ना कहीं पेशेंट लापरवाही बरत रहे हैं, अपने घर में लेट कर रहे हैं? क्या इस चीज़ को भी आप देख रहे हैं? मैंने पहले ही कहा कि अगर पेशेंट घर में लापरवाही बरतता है, अपनी डिज़ीज़ को छुपाता है, अपनी कोमॉर्बिडिटीज़ को छुपाता है और कोशिश करता है कि मैं घर में रहूं तो हॉस्पिटल में ना रहूं, तो उसकी वजह से उसको बहुत ही परेशानियां हो जाती हैं। तो इसका मैं आपकी वसादत से अपने लोगों को जो भी कोविड रिलेटेड बीमार हैं, तो जब भी किसी को सिम्टम्स हो जाते हैं तो उसको हेल्थ अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे ख़ुद कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी डिज़ीज़ सीरियस है या माइल्ड है। हमने ये भी देखा है कि इसमें कोविड में रैपिड डिटीरियोरेशन होती है। आपका पेशेंट है, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है और सडनली वो इतना डिटीरिएट होता है, 2 दिन में उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा घर पे भी हो सकता है, ऐसा हॉस्पिटल में भी, लेकिन घर पे होने के ज़्यादा चांसेस हैं, अगर मोर्टेलिटी के ज़्यादा चांसेस घर पे रहते हैं। और दूसरी चीज़ है सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन जो आजकल कोविड में बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग इंटरनेट को देखते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, डॉक्टर्स से बात करते हैं, तो सजेस्ट करते हैं कभी एक ट्रीटमेंट, कभी दूसरा ट्रीटमेंट। तो मेरे ख्याल में जो प्रोटोकॉल सेट हैं इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आईसीएमआर की प्रोटोकॉल्स जो हैं कोविड रिलेटेड है, तो उनको देख के हमने ट्रीटमेंट शुरू करना है। वो घर पे भी हो सकता है, लेकिन घर पे रखने के लिए अलग इंडिकेशंस हैं और हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स के लिए अलग इंडिकेशंस हैं। ट्रीटमेंट अलग अलग है, केयर अलग अलग है। तो आप घर पे भी केयर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन पेशेंट्स का जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, जो कोमॉर्बिड नहीं होंगे। अगर कोमॉर्बिडिटी है तो उनको ज़रूरन लाजिमन के हेल्थ के जो है कोविड केयर में एडमिट होना, चाहे कोविड केयर सेंटर में या लेवल 2 में या लेवल 3 में एडमिट होना अपनी डिज़ीज़ के हिसाब से। तो सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि स्टीरॉइड्स जो है, दे आर अ वंडरफुल ड्रग्स, दे हैव बीन इन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे हैव रियली, मतलब डॉक्टर्स के लिए ये मतलब सेफ्टी जो है पेशेंट्स की, वो स्टीरॉइड्स हमेशा रहे हैं और शायद आगे भी रहेंगे। तो लेकिन अगर मिसयूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स करेंगे, स्टीरॉइड्स में जब भी लेने हैं, कोविड में उनकी इंडिकेशंस अलग हैं। सब कोविड पेशेंट्स को आपने स्टीरॉइड्स नहीं देने हैं। एसिम्प्टोमेटिक बिल्कुल नहीं, माइल्ड सिम्टम्स बिल्कुल नहीं, और जब भी मॉडरेट या सीवियरिटी के हिसाब से ज़्यादती हो जाती है तो देयर आर इंडिकेशंस फॉर गिविंग स्टीरॉइड्स, एंड स्टीरॉइड्स प्रोबेबली शुड ऑलवेज बी गिवन इन द हॉस्पिटल, नॉट एट होम। जो अगर घर पे लेता है तो स्टीरॉइड्स के लिए आपकी 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो राइट डोज और राइट टाइम पे देना है, और राइट ड्यूरेशन। ये पेशेंट घर पे डिसाइड नहीं कर सकता, ये वही कर सकता है जो प्रोफेशनल हो, जिसे पता हो मुझे कब देना है, कितना देना है और कितनी देर तक देना है। और आप अगर सही वक्त पे हॉस्पिटल आ जाते हैं, सही वक्त पे आपकी जांच होती है और सही वक्त पे आपका ट्रायज या कैटेगराइजेशन होती है और सही ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है, तो उसमें बचने के ज़्यादा चांसेस हैं, मरने के बहुत कम चांसेस हैं, मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी के चांसेस कम होते हैं। और मेरी यही गुजारिश होगी आपकी वसादत से तमाम लोगों को, जिन्हें भी कोविड रिलेटेड सिम्टम्स होंगे, उन्हें घर पे नहीं ठहरना है, उन्हें कॉन्टैक्ट करना है, उन्हें आना है, टेस्ट करना है। पॉजिटिव निकलते हैं उनको ट्रायज के हिसाब से फिर कैटेगराइज करके उनको वही फैसिलिटी मिलेगी जो उनको ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल रखना चाहेंगे, चूँकि आप एमडी है, मेडिसिन से वाबस्ता हैं और आप सीनियर हैं। एक आखिरी सवाल और बहुत कम लफ्ज़ों में आपसे जवाब चाहेंगे हम। अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, कोई सिम्टम उसको डेवलप नहीं है, चाहे वो घर में है या हॉस्टल में है, एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड किस हद तक दे सकते हैं या शुरू ही नहीं करने, उनको देना ही नहीं है? देखिए, जो लेटेस्ट आईसीएमआर गाइडलाइंस हैं उसमें माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक, पहली कैटेगरी जो है एसिम्प्टोमेटिक के लिए कोई दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट व्हाट यू नीड टू मॉनिटर।
क्योंकि एसिम्टोमेटिक भी सिम्टोमेटिक बन सकता है, 4 दिन 5 दिन या हफ्ते के बाद सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, उसको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। और उसको हमारी टीमें जो फील्ड में ही मॉनिटर कर रही हैं, डॉक्टर्स साथ हैं, हमारी टीम्स जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई हैं और सीएमओ साहब ने बनाई हैं, तो वो फील्ड में जाके उनकी जांच करते हैं। अगर उनकी कोई परेशानी होती है तो उसी के हिसाब से उनको, यानी कि आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर एसिम्टोमेटिक है तो किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, स्टीरॉयड्स की तो बात ही नहीं है। दूसरी कैटेगरी है अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, माइल्ड सिम्टम्स में आप बिल्कुल स्टीरॉयड्स नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देने हैं और इंडिकेशन भी नहीं है। स्टीरॉयड्स कब शुरू करने हैं, वो जब आपकी डिजीज़ मॉडरेट है या सीवियर है, तो उसमें इंडिकेशंस बनती हैं कि स्टीरॉयड यूज़ करने के लिए, और उसको प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर डोज के हिसाब से और प्रॉपर ड्यूरेशन के हिसाब से अगर दिया जाए तो स्टीरॉयड्स आर ए वंडरफुल ड्रग। कोविड चूँकि नया है, सबके लिए नया है, तैयारी किसी की नहीं है कोविड के, ना हमारे सिस्टम की है, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। हम बिल्कुल इस पेंडेमिक के लिए बिल्कुल ये नया है और हम अब तैयार हो रहे हैं। यानी आप देखेंगे कि अगर यही सीवियरिटी जो इस वक्त सेकंड वेव की है, यही पहली वेव की होती तो डेथ्स बहुत ज़्यादा होती, लेकिन सेकंड वेव इतनी सीवियर होने के बावजूद भी इसकी मोर्टेलिटी 1.5 और 2 के अराउंड ही है। तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना तैयारी शुरू हो गई थी और हम लोग तैयार थे दवाई के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, जिसकी वजह से अगर सेकंड वेव सीवियर भी आ गई तो फिर भी मोर्टेलिटी काफ़ी कम है। और इंशाल्लाह आगे भी हमने बहुत काम करना है, तैयारी करनी है, और अगर ऐसा अल्लाह बचाए कुछ और वेव भी आ जाती है तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहना है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन के साथ बात करने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ सीनियर फिजिशियन कंसल्टेंट डॉक्टर परवेज़ सज्जाद हुसैन शाह साहब बात कर रहे थे, जो कि अभी लेवल 2 में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि कोविड की पूरी जिम्मेदारी इनके सर यहाँ पर है, और ऐसे में इनका कहना था कि जो नेशनल फर्टिलिटी रेट है उससे कई ज़्यादा कम हमारे ज़िला में है। गर्चे यकीनन आज दिन में 3 अमवात यहाँ पर हो चुकी हैं, और वो अमवात खासकर देखा गया है कि बुज़ुर्ग लोगों की होती है, जिनकी उम्र 65, 70 या 80 के आसपास होती है, या जिन्हें कोविड के अलावा और भी बाकी अमराज में जो लोग मुब्तला होते हैं उनकी डेथ होती है। और जो रिकवरी रेट है बांडीपुरा की वो इत्मीनान बख्श है, यूँ कहें कि मतलब किसी हद तक वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो कहना गलत नहीं होगा कि इस हॉस्टल के अंदर जो फैसिलिटीज़ रखी गई है वो यकीनन अभी श्रीनगर, बारामूला या किसी और ज़िला से जो है कई ज़्यादा बेहतर है। उस लिहाज से कोविड पर कंट्रोल करने में अभी ज़िला बांडीपुरा की इंतज़ामिया जो है कामयाब रही है। आज भी अगर हम बात करें आज दिन की, करीबन 30 या 34 के आसपास जो है मुस्बत पेशेंट्स जो है पाए जाएंगे शाम तक, इस तरह के जो है रिपोर्ट्स आ रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन।